दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो बिहार की राजनीति को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में हैं और लगातार नीतीश कुमार की जो राजनीति जिस तरह से रहती है, अबुझ पहेली की तरह सबके सामने रहती है और ऐसा कहा जाता है कि नीतीश कुमार राजनीति में कब क्या फैसला कर लें, उनके अलावा उसे कोई नहीं जानता है। और जब से लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए हैं और जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ लोकसभा में दिखाई देती है और बिहार में तो है, गठबंधन में ही, लेकिन साथ ही जिस तरह से समर्थन दिया प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को उन्होंने, तो उसको लेकर भी हमेशा एक कहीं ना शंका कुछ लोग व्यक्त करते रहते हैं कि नीतीश कुमार की जो राजनीतिक चाल है, वह कब किस दिशा में चली जाए, किस दिशा में उल्टी वापस आ जाए, उनके बारे में ऐसा अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल होता है। और लगातार कुछ राजनीतिक डेवलपमेंट इस तरह से हुए हैं कि उन्होंने कई तरह की चर्चाओं को बल दे दिया है। और हाल ही में मतलब कल जो एक जनता दल यूनाइटेड की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक दिल्ली के अंदर होती है, उसमें संजय झा को, जो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, उनको राष्ट्रीय मतलब पार्टी का एक कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर वहाँ नामित किया गया। और संजय झा के बारे में कहा जाता है कि वे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के काफ़ी नज़दीकी उनकी यहाँ अच्छी नज़दीकियाँ हैं उनके साथ और बीजेपी के साथ गठबंधन बनाने में नीतीश कुमार के साथ उनकी बड़ी भूमिका रही है नीतीश कुमार को समझाने में। तो ये तमाम तरह की चर्चाएँ हैं राजनीतिक गलियारों में और साथ ही नीतीश कुमार का जो राजनीतिक जो दाव है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए, ऐसा कहा जाता है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि विधानसभा का चुनाव वहाँ पर इसी साल हो जाए, आने वाले 3-4 महीने के बाद। और अभी की वैसे 1 साल का समय बाकी है उसमें, लेकिन इस तरह की चर्चाएँ लगातार हैं। वह बीजेपी पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं विधानसभा चुनाव पहले करवाने के लिए। और साथ ही एक बात और है कि जिस तरह से विशेष राज्य का दर्जा देने की माँग नीतीश कुमार की है, जाति जनगणना की बात भी लगातार कही जाती रही है कहीं न कहीं उनकी पार्टी के द्वारा। और साथ ही आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई गई थी, वह हाईकोर्ट के द्वारा उसमें वो रद्द कर दी गई सूचना उनकी और वह चाहते हैं आरक्षण की जो सीमा है, उसको बढ़ाया जाए केंद्र सरकार के स्तर पर। तो विशेष आर्थिक पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा, इस तरह की तमाम बातें वह केंद्र सरकार से लगातार कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार की जो राजनीति है, आने वाले समय में उसकी दिशा और दशा क्या होगी, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश की बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और बिहार की राजनीति को अच्छी तरह समझने वाली वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। अच्छा, अंशु नैथानी जी जुड़ी हुई हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो अंशु जी, जैसे कि आप जानती हैं कि इस बिहार की राजनीति लगातार चर्चाओं के केंद्र बनी हुई है। और नीतीश कुमार की जो राजनीति को लेकर भी बहुत बातें इस समय राजनीतिक गलियारों में हैं कि नीतीश कुमार क्या केंद्र सरकार से अलग होकर इंडिया गठबंधन में आएँगे और इंडिया गठबंधन या केवल उनका इंतजार ही करता रह जाएगा, ऐसी ही तमाम बातें राजनीतिक गलियारों में हैं। और नीतीश कुमार ने जिस तरह से कल राष्ट्रीय अपनी जो पार्टी का जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, संजय झा को बना दिया। इसके पीछे कौन-सी रणनीति आप देख रही हैं? क्यों संजय झा को लेकर कहा जाता है कि बीजेपी से के नेतृत्व से उनकी बड़ी नज़दीकियाँ हैं। तो क्या एक समन्वय पुल बनाने के लिए और मजबूत करने के लिए संजय झा की उन्होंने घोषणा की है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद के लिए, क्या लगता है आपको? या इसके पीछे कुछ और कारण देख देख पा रही हैं आप? देखिए जो भी काम करते हैं नीतीश कुमार उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं और जिस तरीके से संजय झा को अब उन्होंने अपनी पार्टी का जेडीयू का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया है तो उसके पीछे भी बहुत से कारण हैं। पहली बात आप ये समझिए जिस तरह से आप कह रहे थे कि बीजेपी से संजय झा की नजदीकी बताई जाती है तो ये सभी को जानना चाहिए कि संजय झा की जो मूल पार्टी थी वो बीजेपी ही थी। सबसे पहले वो बीजेपी में थे और उसके बाद वो जेडीयू में शामिल हुए लेकिन ये भी एक प्रमुख बात है कि वो लंबे समय से जब से जेडीयू में आए तो वो लगातार जेडीयू के साथ ही बने रहे और इस बीच वो नीतीश कुमार के बड़े ही विश्वास पात्र उन्होंने विश्वास हासिल किया, उनके विश्वास पात्र बने रहे, उनके लॉयल हमेशा बने रहे। इस बीच में जेडीयू से भी कई नेता आए गए लेकिन वो लगातार नीतीश कुमार के साथ जो उनका कहा जाएगी एक तरीके से अपना एक मजबूत जोड़ था उनका वो बना रहा। अगर और ऐसे नेताओं की बात की जाएगी तो एक ललन सिंह भी ऐसे नेता हैं जिन पर नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। ऐसे ही संजय झा हैं जिन पर नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो उन्हें अब जो ये पार्टी की कमान सौंपी गई है उसमें बहुत से कारण हैं। उसमें एक पहली बात ये कारण है जो आपने कही कि बीजेपी से थोड़ा-सा एक सॉफ्ट कॉर्नर या नज़दीकी बताई जाती है।
तो कहीं न कहीं भीतर ये बात हो सकती है। और जिस तरह से अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू शामिल हुई है और जेडीयू के बहुत सारे मुद्दे हैं, तो उसके बीच एक बीजेपी और जेडीयू के बीच एक स्मूथ कम्युनिकेशन चले, एक अच्छी तरीके से वो जो बातें हैं बीजेपी से जो वो मनवाना चाहते हैं, जिन बातों को रखना चाहते हैं या जो भी उनकी बातें हैं, उसके लिए उनको अभी लगता है कि कम्युनिकेशन के लिए संजय झा एक बहुत अच्छे आदमी हो सकते हैं। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताऊँगी कि ये भी कहा जा रहा था कि जब आरजेडी छोड़ी नीतीश कुमार ने, यानी उनके साथ गठबंधन जो था जेडीयू का, और उसको छोड़ के जब वो एनडीए के साथ आए बिहार में, तो उसके पीछे भी संजय झा की बहुत बड़ी भूमिका बताई जाती है कि 2 शख्स, जितना कि हमको राजनीतिक गलियारों की चर्चा से पता चलता है, तो एक केंद्र में केसी त्यागी और दूसरे जो राज्य में है संजय झा, उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही थी कि दोबारा नीतीश कुमार को आरजेडी से हटाकर एनडीए के साथ लाना, यानी कि बीजेपी के साथ लाना और केंद्र में साथ मिलके 2024 का चुनाव लड़ना। तो ये एक बहुत बड़ी भूमिका उनकी बताई जाती है और ऐसा कहा भी जा रहा था कि इसका भी उनको इनाम मिलेगा। उनको केंद्र में मंत्री भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये तो हमने देखा कि जब गठन हुआ तो ललन सिंह को वहाँ पर मंत्री बनाया गया। तो इसके पीछे भी बहुत सारी बातें हैं। देखिए जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उन्हें जो अपने करीबी नेता हैं, उनके बीच भी बैलेंस बनाना होता है, उनको भी संतुष्ट करना होता है। ललन सिंह की भी उनके उतने ही करीबी हैं और वो पहले पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अब उनको उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान दिया है, उनको अकोमोडेट किया है। तो अगर मंत्रिमंडल में जगह संजय झा को नहीं मिल पाई या वो उतनी ही लिमिटेशन थी, तो उन्हें अब पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये भी एक बड़ी बात हुई कि उनको पार्टी में एक बड़ी जगह दी गई है, उनको स्टैंड किया गया है और उनको दिखाया गया है कि पार्टी में एक बड़ा ओहदा मिला है। दूसरी बात ये है कि उससे बीजेपी से जो समन्वय स्थापित करना होगा, जिस तमाम तरह की बातें होंगी, क्योंकि बहुत से मुश्किल मुद्दे भी अब उठेंगे। जैसे कि हमने देखा कि अभी दिल्ली में ही जो जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है, जहाँ ये सब कुछ हुआ, वहाँ एक और प्रस्ताव भी पेश किया गया, जिस प्रस्ताव में बात की गई विशेष राज्य के दर्जे की माँग की और विशेष आर्थिक पैकेज की माँग की। तो ये जेडीयू का कोई नया मुद्दा नहीं है, ये सालों-साल से जेडीयू का ये मुद्दा है और उसे जेडीयू उठाता आ रहा है और ये बहुत बार बातें भी हुई कि कई बार जेडीयू ने सरकार मिलकर साथ चलाई एनडीए में, चाहे राज्य में चलाई, चाहे केंद्र में भी रहे, लेकिन कभी भी वो इस माँग को मनवा नहीं पाए। तो ये उनको राज्य में भी लोगों को अपेक्षा है कि इस बार ये ज़रूर बात पूरी होनी चाहिए और एक तरह से कहा जाए कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और 2025 का राज्य का चुनाव सामने है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा जिसमें जेडीयू चाहेगी कि वो केंद्र सरकार से अपनी इस मांग को मनवाए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाए, विशेष आर्थिक पैकेज जो उसकी मांग रही है बरसों पुरानी, उसको दिलवाया जाए और तब इस प्लान को लेकर, इस चीज़ को लेकर तब वो 2025 में जनता के सामने जा पाएँगे कि देखिए, हम क्यों मिले केंद्र, हम केंद्र में हमने क्यों हाथ मिलाया एनडीए के साथ, उसका हम राज्य के लिए ये करना चाहते थे। आपने एक बात गौर की होगी जब जिस तरीके से नई ये सरकार बनी थी और उसके बाद जिस तरह से पूरे सभी दलों के साथ मिले थे अपने एनडीए के दलों के साथ प्रधानमंत्री और उसमें जो मंच पर बैठे हुए थे, तो साथ में किस तरह से नीतीश कुमार को उन्होंने बिठाया था और जब नीतीश कुमार उठे थे, जो उनका संबोधन था, सबको ध्यान में होगा, तो उन्होंने एक बात कही थी कि प्रधानमंत्री सबके लिए तो काम कर रहे हैं, लेकिन वो बिहार के लिए जो-जो काम छूट गया है, रह गया है, उन्होंने खास तौर पे कहा कि हमें उम्मीद है कि इस बार वो बचा हुआ काम भी वो पूरा कर देंगे। पूरा और कर सबने देखा भी कैसे स्टेज में उन्होंने प्रधानमंत्री के पैर भी छुए। यानी कि ये एक मैसेज दिखाने की कोशिश थी कि राज्य के लिए विशेष दर्जा पाने के लिए हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, हर भरसक प्रयास कर रहे हैं और हमारी पूरी यही कोशिश है और हमने इसीलिए एनडीए में भी हम ये गए हैं, तो ये बहुत बड़ा कारण है कि हम राज्य के लिए ये चीज़ें हासिल कर पाएँ। तो जब इसको लेकर बातचीत होगी या कुछ दबाव बनाया जाएगा, तो संजय झा जो है वो ज़रूर है, बात करने के लिए उन्होंने सोचा कि वो मुफ़ीद व्यक्ति रहेंगे और एक पुल का वो काम करेंगे। और भी कई बहुत सारे मसले आपने देखा होगा कि जैसे ही एनडीए में शामिल हुए थे तो उसके बाद केसी त्यागी का बयान आया था कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर जो जेडीयू है वो अपनी सोच रखती है। हम एनडीए में शामिल हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी के हम सारे जो प्लान्स हैं या जो उनके सारे रणनीतियाँ या जो उनकी सारी नीतियाँ हैं हम उनसे कोई एक तरफ़ा एकमत राय रखते हैं, ऐसी बात नहीं। उन्होंने बात अग्निवीर की भी की थी। उन्होंने कहा था कि
तुरंत ही की थी सरकार बनने के बाद कि अग्निवीर जैसे जो मुद्दे हम चाहेंगे कि उसकी समीक्षा की जाए, उसमें जो सुधार होने की ज़रूरत है, उनको की जाए। विशेष राज्य के पैकेज की उन्होंने बात की थी। तो ये सारी बातें हैं 2025 को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ों के लिए बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए संजय झा को ये स्थान देना ज़रूरी था। दूसरी बात, जिस तरीके से उन्होंने ये कामयाब गठबंधन कराया और लोकसभा चुनाव में जेडीयू को इतनी बड़ी जीत मिली, उसको तो बड़ी बात कही जाएगी कि जिनके साथ आप चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं बीजेपी के साथ, उनसे भी ज़्यादा सीटें आपको मिली। तो जेडीयू का इतना बड़ा हाथ मजबूत करना वहाँ पर और एक तरीके से मैसेज देना जनता के बीच में भी, अब राज्य की जनता को भी ये मैसेज देना ज़रूरी है कि अगर हम केंद्र सरकार के साथ हैं, तो हमने राज्य को ये चीज़ें दिलवाई। तो उसके लिए एक फाइट होगी, जिसके लिए संजय झा की ज़रूरत पड़ेगी। और जहाँ तक आपने कहा कि करीबी है संजय झा की बीजेपी से, तो ये सारी चीज़ें हमने लंबे समय से देखा है कि बहुत लंबे समय से तो संजय झा बने हुए हैं। पार्टी में उनकी एक लॉयल्टी नज़र आती है, नीतीश कुमार के साथ लॉयल्टी नज़र आती है। इससे पहले हमने देखा कई नेता छोड़कर गए, जब छोड़कर गए थे आरसीपी सिंह, जो भी पहले बहुत ज़्यादा करीबी माने जाते थे नीतीश कुमार के। और आरसीपी सिंह जिस तरीके से छोड़कर गए थे और बीजेपी में गए और ये सारा घटनाक्रम हुआ था, तो उस समय ललन सिंह और जो ये संजय झा है, उन्होंने तमाम ये बातें कही थी कि उन्होंने जिस तरीके से नीतीश कुमार को धोखा दिया या गलत किया, तो वो सही नहीं है और वो लगातार नीतीश कुमार के साथ बने रहे। तो उसका ये इनाम इन लोगों को मिलना था, जो कि मिला ही, चाहे उन्हें ललन सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया या फिर संजय झा को इस तरह से पार्टी में इतना बड़ा ओहदा दिया गया। तो अगर संजय झा की बात करते हैं कि वो कोई की तरफ खिंचाव होगा, तो वो ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि ये देखा गया आरसीपी सिंह बीजेपी में गए ज़रूर, लेकिन उनका क्या हश्र हुआ? आज आरसीपी सिंह का हम ज़रूर आपसे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज वो राजनीतिक परिदृश्य या पटल में कहीं पर भी नहीं है। बीजेपी में उनका कहीं अभी कुछ ऐसा कोई नाम या कोई पद या कुछ भी उनके पास नहीं है कि जिसका उनको कुछ इनाम मिला हो। तो ये बात उनको समझनी होगी, शायद संजय झा ये बात समझते होंगे कि जेडीयू में रहते हुए जो उनका कद बढ़ सकता है या जो उनकी चीज़ हो सकती है, वो बीजेपी की किसी तरह से कोई नज़दीकी दिखा कर के उनको कोई फ़ायदा इसमें होने वाला नहीं है। तो वो जेडीयू का एक तरह से सेतु का काम करेंगे, जो जेडीयू की जो ये कठिन बातें हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ मसले उठेंगे ही उठेंगे और जिसको लेकर दोनों के बीच टकरार आएगी। ये इतना स्मूथ चलेगा ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी से बहुत सारी बातें निकल रही हैं। बातें एक इसमें इससे बड़ी ज़्यादा ये भी समझने की है कि 2025 का चुनाव है, तो ये पहले बात हो रही थी बीजेपी की जो सोच थी वहाँ की जो स्थानीय नेताओं की, कि 2025 का जो चुनाव है बीजेपी अपने दम पर लड़े, अपने नेता को आगे करके लड़े, क्योंकि हमेशा नीतीश कुमार के चेहरे पर वो चुनाव लड़े हैं और इससे पिछला भी चुनाव था जो एनडीए के साथ मिलकर चढ़े, तो नीतीश कुमार को ही चेहरा बताया था और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों ने ही कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा। लेकिन इस बार जो स्थानीय इकाई है बीजेपी की, वो बिल्कुल इस बात को नहीं चाहेगी और जेडीयू बिल्कुल यही चाहेगा कि 2025 का भी जो चुनाव है वो नीतीश कुमार के ही चेहरे पर लड़ा जाए। तो मुझे जो यहाँ तक समझ में आ रहा है, नजर आ रहा है, इस मसले को भी लेकर जरूर कुछ ना कुछ टसल होगा ही होगा, क्योंकि आखिर जो वहां की बीजेपी की स्थानीय इकाई है वो कब तक इंतजार करेगी अपने पैरों पर खड़े होने का। बीजेपी वहां अभी तक अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाई है, अपने दम पे नहीं वो चुनाव लड़ पाई है, हमेशा जेडीयू की बैसाखी लेकर ही उसे चलना पड़ा है। और अब वो सोच रहे थे कि हमारा जो अगर कुछ जनाधार बढ़ा है या हमारी पार्टी ने कुछ काम किया है, तो अब हमें अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन अब चूंकि मंत्रिमंडल में इस तरह का दबाव है, कोलिएशन की गवर्नमेंट चल रही है, तो जेडीयू को साथ छोड़ना इतना तो कोई आसान तो होगा नहीं बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए। तो उनकी कई तरह की बातें उन्हें माननी पड़ेंगी, कई तरह की शर्तें उन्हें माननी पड़ेगी। तो हो सकता है ये बात रखी जाएगी 2025 का भी चुनाव अगर साथ हम में लड़ेंगे, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही चेहरा होगा। तो उसको लेकर अब स्थानीय इकाई के जो हैं वो नेता क्या कहते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर के कहीं न कहीं गतिरोध भी आएँगे, चर्चाएँ भी आएँगी, बातें भी आएँगी। अब इसमें देखना होगा कि कितना बेहतरीन काम जो है वो संजय झा कर पाते हैं, जेडीयू के लिए वो क्या-क्या हासिल कर पाते हैं, किन-किन मुद्दों पर एकमत बनवा पाते हैं, राय म ल करवा पाते हैं। अगर उनकी बीजेपी से भी नज़दीकी भी है, तो फ़ायदा तो तब होना कि अगर वो राज्य के लिए विशेष पैकेज दिलवा दें या राज्य का जो विशेष दर्जा है वो दिलवा दें, तब कुछ समझ में आए। तो ये सारी बातें हैं और नीतीश कुमार बहुत कुछ बैलेंस करना भी जानते हैं। उनको पता है कि
अगर उन्होंने जिस तरीके से ललन सिंह को बैलेंस किया है, वहाँ पर उन्होंने उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान दिया है, तो यहाँ पर जो संजय झा हैं, उनके भी जो योगदान है, उसको स्वीकार करते हुए उनको उनका स्थान देना होगा और लंबे समय से जहाँ कहा जाए कि संजय झा उनके साथ बने रहे, तो उनका एक लॉयलिस्ट होने का जो किसी तरह का इनाम या कहें या उसके बदले की चीज़, तो वो उनको नीतीश कुमार जानते हैं कि ज़रूरी है देना और साथ ही लॉयल तो वो बने ही रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इतने लंबे समय में बहुत सारी बातें हुई। आपको ये भी बता दूँ कि जब राज आरजेडी के साथ गठबंधन हुआ था, तो उस दरमियान ये भी बातें आई थी, अभी जो पिछला गठबंधन था, जो दोनों ने मिलकर सरकार चला रहे थे, जेडीयू और आरजेडी, कि आरजेडीयू और जेडीयू का विलय भी हो सकता है। ये बहुत ज़ोर से चर्चा चली बहुत थी बिहार में और ऐसा-ऐसा लगभग तय माना गया था कि जेडीयू का विलय आरजेडी में हो सकता है। तो बहुत सारे नेता उस वक़्त ऐसे थे जेडीयू के जो बिल्कुल नहीं चाहते थे ऐसी बात हो, जेडीयू का अस्तित्व खत्म हो, आरजेडी में विलय हो जाए, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे और इसके खिलाफ थे। जिसमें कि संजय झा वगैरह ऐसे भी नेता हम उनको भी माने जाते हैं, वो भी ये नहीं चाहते थे। तो कहीं न कहीं आरजेडी से खींच के एनडीए की तरफ लाने में योगदान रहा संजय झा का। और कम से कम ये कहा जा सकता है कि भले ही ये आरोप पहले लगते रहे कि बीजेपी ने नुकसान पहुंचाया जेडीयू को राज्य स्तर पे, उनके जनाधार को कम किया है, जैसे कि जो राज्य के चुनाव हुए तो पार्टी बहुत कम सीटों पे सिमट गई थी। लेकिन ये खींचतान का जो एक है जिससे टग ऑफ वार दोनों ही हिस्से जो है अपनी-अपनी तरफ दोनों पार्टीज एक दूसरे को खींच रही है कि हमें कितना फायदा मिले या हमें कितना फायदा मिले। तो ये नूरा कुश्ती दिख नहीं रही है सरफेस पे, लेकिन ये अंदर ही अंदर चल रही है अंदर-अंदर चल और रही है। ये चलेगी और क्या फायदा वो निकाल पाते हैं ये देखने वाली बात बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक था कि नुरा कुश्ती चल रही है, अब चाहे सरफेस पे हो या अंदर खाने चल रही है। लेकिन बात वही आती है निकल के जैसे आपने कहा कि संजय झा को लेकर बहुत सारी बातें आपने कही या नीतीश कुमार की राजनीति की दिशा को भी लेकर आपने कहा। अच्छा जैसे जेडीयू को और आरजेडी के बीच में जैसा आपने कहा था कि कहीं न विलय की खबरें थी। वहीं ऐसा इस समय भी चर्चा है कि बीजेपी के साथ जो जेडीयू गठबंधन है और बीजेपी का जो इतिहास रहा है अपने अलायंस पार्टनर को लेकर के वे कहीं न कहीं एक समय के बाद उन्हें कमज़ोर करना शुरू कर देती है अपने सहयोगी पार्टनर को ही। और बिहार में भी ये अंदेशा लगातार लोग व्यक्त कर रहे हैं कि बिहार में भी जनता दल यूनाइटेड का जो आने वाला समय है, बड़ा कठिन साबित हो सकता है। जिस तरह से अश्विनी चौबे का जो बयान जो बीजेपी के बड़े नेता हैं बिहार के, उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार वहाँ बनेगी। मतलब बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो बड़ा स्पष्ट एक बीजेपी के बहुत ही बड़े नेता के द्वारा ये स्पष्ट रूप से एक बयान दिया गया। तो ये क्या नीतीश कुमार की जेडीयू के लिए खतरे की घंटी है? उन्हें सचेत हो जाना चाहिए कि बीजेपी की रणनीति आने वाले समय बिहार के अंदर किस तरह की होगी और एक तरह से प्रशांत किशोर जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जेडीयू के बनाए गए थे और बाद में नीतीश कुमार ने कहा कि ये अमित शाह के कहने पे ही उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो संजय झा का भी जो नुमाइंदगी है, जो अमित नामित किया गया, इसके पीछे भी कहीं बीजेपी के द्वारा भी कहीं एक प्रेशर पॉलिटिक्स कह लीजिए या दूसरी तरह का कोई रणनीति ऐसी कह लीजिए कि कहीं न कहीं आपस में समन्वय दिखाई देता है इनका? देखिए, ये बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो आप कह रहे हैं कि जैसे जो प्रशांत किशोर थे वो जिस तरह से बोला उन्होंने नीतीश कुमार ने कि ये बीजेपी के द्वारा तब प्लांट किए गए थे और अमित शाह ने उन्हें रखने के लिए बोला है। तो बहुत संभव है कि ये बात हो सकती है और देखिए इसमें तो वो सब कोई जानते ही है कि वो कोई बड़ी बात नहीं है कि संजय झा की नज़दीकी है बीजेपी से, बीजेपी में वो पहले भी रह चुके हैं और अभी एनडीए में जो वापस ले गए हैं वो नीतीश कुमार को, तो उसका उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। तो अगर बीजेपी को भी अपनी कुछ बातें मनवानी है, नीतीश कुमार को अगर किसी तरीके से कोई चीज़ों को लेकर उन्हें बात करनी है, तो उनके लिए भी संजय झा एक माकूल व्यक्ति है, एक सही व्यक्ति है कि उनके ज़रिए से बात हो सकती है और जहाँ तक आपने कहा कि पार्टी को कमज़ोर करने की बात, तो ये तो हर जगह देखा गया है कि बीजेपी जहाँ भी जिस भी दल के साथ गठबंधन में होती है, उसको कमज़ोर करती ही है और जेडीयू को बहुत कमज़ोर किया बीजेपी ने और ये जेडीयू जानता भी है, ये नीतीश कुमार जानते भी हैं जो आरसीपी सिंह का पूरा प्रकरण हुआ था, वो इसी बात का गवाह था कि जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और ये बहुत सारी बातें चल रही थी। देखिए, बात ये है कि जेडीयू के साथ भी ये परेशानी है कि जेडीयू भी कभी अकेले अपने दम पे तो सरकार नहीं बना पाई है बिहार में, तो उन्हें भी हमेशा बैसाखी की ज़रूरत पड़ती है। उन्हें भी या तो कभी आरजेडी चाहिए या तो कभी बीजेपी चाहिए। तो ये वहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी तक ये जो 3 दल हैं, उनकी सबकी ये परेशानी है। बीजेपी है, आरजेडी है, जेडीयू है। अपने अकेले दम पर ये कोई भी दल सरकार नहीं बना पा रहा है। किसी न किसी के 3 में से 2 को साथ में मिलना ही पड़ता है। तो ये परिस्थिति है और इस खींचतान की परिस्थिति में बार्गेन गेम भी चलता है। जो आपने कहा
कि जेडीयू को खत्म करने की, मिटाने की कोशिश की गई, वो लगातार की गई, वो तो चलते हुए देखा गया। अभी भी कोई बड़ी बात नहीं है कि अंदर खाने देखिए बीजेपी का तो ये रोल ही माना जाता है कि नेताओं को अपनी तरफ खींचना, और कई नेताओं को इस बीच में ले गए भी हैं, ले जाते भी रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि वो अभी भी जेडीयू के कुछ नेताओं को अपने साथ कर लें, उसमें उनके लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन अब ये इतना सामने दिखेगा कि ये उनके लिए करना आसान नहीं होगा, कि सामने दिख जाएगा कि वो इस तरीके से कर रहे हैं, और उसके लिए फिर उसमें जेडीयू को भी चुप नहीं बैठ रख सकेगी। और आज जेडीयू की जो स्थिति है कि उनके पास सांसद हैं, ज्यादा सांसद हैं, और कोलिशन की गवर्नमेंट है, तो साथ बना के भी रखना जरूरी है। तो ये मजबूरी है। तो यानी कि ये 2019 वाली बीजेपी नहीं है ना, 303 वाली, कि जो वो कुछ भी कर सकेंगे। हालांकि अभी तक देखा जाए तो जेडीयू ने अपनी कोई मांग नहीं रखी, क्योंकि ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है नीतीश कुमार कोई बड़े मंत्रालय की मांग करते, रेल मंत्रालय मांगते, या फिर कोई अपना स्पीकर का पद मांगते, या कोई और ऐसी मिनिस्ट्री मांगते। तो उन्होंने ऐसा कुछ अभी तक कुछ भी ऐसा दिखाया नहीं है। लेकिन मुझे जो लगता है, विशेष राज्य के दर्जे की मांग, आर्थिक पैकेज की मांग, और 2025 में नीतीश कुमार को चेहरा बनाने की मांग, ये तीन जो चीजें हैं वो जरूर आने वाले समय में बीजेपी और जेडीयू के बीच में कुछ टसल पैदा कर सकती है। और फिर देखने को मिलेगा कि बीजेपी और उसमें कौन कितना बार्गेन गेम कर पाता है, फिर क्या तोड़-फोड़ मचती है। ये 2025 आने तक तो हो सकता है बहुत तोड़-फोड़ बिल्कुल, मचे, और बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। जेडीयू में नीतीश कुमार अपनी पार्टी को कितना संगठित रख पाते हैं। देखिए कमजोर उनका, देखिए एक उम्र से, बुढ़ापे से और इस सारी चीजों से लेकर थोड़ा बहुत उनका पार्टी से संगठन के तौर पर उनका वो चीजें कम हुई है। लेकिन इसके लिए वो अपना यही वजह है कि वो यंग जनरेशन को, जैसे अभी संजय झा को उन्होंने कमान दी, या अभी हम देखते हैं कि केंद्र में जो है केसी त्यागी, वो ज्यादा बयान देते हैं, या उनको भी एक बड़ी भूमिका दी गई है। तो कोशिश यही है नीतीश कुमार की, उनकी पार्टी बची रहे, सम्मान के साथ बची रहे, और जो उनका एक, जिसे कहा जाए एक पॉलिटिकल करियर है, उसे कुछ एक अच्छा मुकाम मिले, यानी कि एक इज्जतदार जिसे कहा जा सकता है, कि वो उस तरह से अपने हाँ, राजनीतिक करियर का वो चाहते हैं। चाहे हो सकता है उनके मन में आकांक्षा हो कि चलो अगर मैं प्रधानमंत्री की रेस में नहीं रहा या कुछ नहीं बना, हो सकता है, हालांकि अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी जो कोalition की गवर्नमेंट है, हाँ, कल कुछ नहीं को क्या पता, होगा उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कभी पता। भी कुछ भी हो सकता है, कोalition की गवर्नमेंट है अभी। लेकिन उनके मन में भी कुछ ना कुछ ऐसी उम्मीदें हैं कि मेरा एक कुछ अच्छा पद रहे। अगर केंद्र में कुछ नहीं होता तो कम से कम राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पे तो चाहेंगे कि तो चलिए 2025 में भी, हालांकि उन्होंने कहा है कि मैं तो संन्यास लेना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने ये पूरी तरह नहीं कहा। जब वो तेजस्वी यादव के साथ थे तब उनके नाम लेके कहा था कि 2025 में ये बनाएंगे, तब चूंकि वो उनके साथ थे। तो अब तो हाँ, समीकरण बदल गया, अब आरजेडी के साथ तो नहीं है, तो क्यों ना नीतीश कुमार बोलेंगे कि हम चेहरा बनेंगे अभी। और जिस तरह से अभी वो चुनाव जिता करके लाए हैं लोकसभा में, तो ऐसा कहा भी जा सकता है, और बहुत सारे नेता बोल रहे हैं। और जैसे भी आपने अश्विनी चौबे की बात कही, तो ये बात जो है वो बीजेपी की तरफ से भी उठेगी ही उठेगी, कि हम कब तक जो है बैसाखी में रहेंगे राज्य में, हम अपने बीजेपी अपने पैरों पे कब खड़ी होगी। तो आप देखिएगा इस पर बहुत बड़ी एक लड़ाई होगी, कि बीजेपी के वहां स्थानीय इकाई जरूर कहेगी कि हमें अपने दम पर वहां चुनाव 2025 का लड़ना चाहिए, अकेले लड़ना चाहिए, अपने नेता को आगे करके लड़ना चाहिए। और अश्विनी चौबे ने ये बात कही है, और भी बहुत से नेताओं के जरिए से ये बात आएगी। तो केंद्र में भले ही साथ में चला रहे हों मिलकर के, लेकिन राज्य में किस तरह से समन्वय कर पाते हैं, और फिर उसको लेकर के जो शीर्ष नेतृत्व है मोदी और अमित शाह क्या फैसला लेते हैं, और किस तरह से आगे ये गठबंधन की सरकार चलती है, ये सारा इन बातों पर टिका रहेगा। अगर उसके बीच में अगर अपने कुछ एमपीज की संख्या बीजेपी बढ़ा लेती है, किसी को अगर शामिल कर ले अपने साथ, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। कोई बड़ी तो बात नहीं। निर्भरता अपनी जेडीयू पे कम कर ले तो वो एक अलग बात है। लेकिन जब तक निर्भरता जेडीयू पर बनी हुई है, तो बहुत सारी उनकी भी शर्तों को मानने की बाध्यता तो रहेगी। लेकिन एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है, जैसे आपने कहा कि कुछ नाम आपने बताए थे, बड़े उनके विश्वस्त रहे हैं नीतीश कुमार के। इसमें एक बात ये देखने में आई है, नीतीश कुमार के जो विश्वस्त लोग रहे हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, जब उन्होंने अपनी जगह उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया था, उसके बाद बड़े विश्वस्त रहे हैं उनके। और साथ ही अब संजय झा का नाम भी आता है, केसी त्यागी भी बड़े विश्वस्त रहे हैं। इसमें अगर सब नेताओं की जो कार्यशैली देखें, और हर्षवर्धन सिंह जो राज्यसभा में सभापति उप सभापति भी हैं, वह भी नीतीश कुमार के बड़े विश्वस्त लोगों में गिनती उनकी भी रही है। और साथ ही ऐसे अजय आलोक जो राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं, उनकी भी बड़े विश्वस्त लोगों में हमेशा गिनती रही है नीतीश कुमार की। लेकिन जितने भी ऐसे नजदीकी लोग थे, विश्वस्त लोग थे, उनका सबका ठिकाना बीजेपी बन जाता है।
बीजेपी के सब उनके साथ तार बड़े मजबूती से जुड़ जाते हैं उन लोगों के और नीतीश कुमार की विश्वसनीय जो लोग हैं, विश्वस्त लोग हैं, वह समय-समय बदलते रहते हैं। तो ऐसी कौन से कारण है कि नीतीश कुमार के विश्वस्त सहयोगी या साथी उनके राजनीतिक तौर पर वह लगातार उस विश्वसनीयता को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, नीतीश कुमार हो या दूसरे उनके जो विश्वस्त लोग हैं। इसमें कहाँ कमी आती है? कौन से ऐसे कारण पैदा होते हैं कि वो लोग नीतीश कुमार छोड़कर बीजेपी के साथ अपने को ज़्यादा कहीं न कहीं सुरक्षित पनाहगार मान लेते हैं बीजेपी को और केवल केसी त्यागी का नाम छोड़ दें तो लगातार लंबे समय से वह एक ऐसे व्यक्ति दिखाई देते हैं, जो लगातार उनके विश्वस्त लोगों की सूची में बने हुए हैं। तो इसके पीछे कौन से ऐसे कारण आप देख पाती हैं? देखिए, इसमें एक किसी कारण को गिनाना तो बड़ा मुश्किल होगा, इसके पीछे बहुत सारी जो है कारण जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से अपने लॉयलिस्ट के बीच में एक जो बैलेंस बिठाते हैं, जो वहाँ पर एक क्षेत्रीय राजनीति भी है, उसमें कभी किसी को अध्यक्ष बनाया, कभी किसी को जब ललन सिंह और आरसीपी सिंह थे, तो दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी टसल चलती थी, बहुत जिसे कहा जाए एक प्रतियोगिता, एक प्रतिद्वंद्विता चलती थी कि कभी उनको अध्यक्ष बनाया, कभी उनको अध्यक्ष बनाया। कि जब एक ऐसा समय था कि सारी कमान आरसीपी सिंह के हाथ में थी और तब बताया जाता था कि ललन सिंह बहुत ज्यादा नाराज रहते थे। तो जब ऐसी चीजें होती हैं और नीतीश कुमार ऐसी सब चीजों में जब वो बैलेंसिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है कि दूसरे नेता तो नाराज होंगे ही। और बहुत सारी चीजें अगर आरसीपी सिंह को लगा कि हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है या हमारे जिस तरह से पावर कम की गई है, आपने देखा होगा कि उनसे उनका घर तक ले लिया था नीतीश कुमार ने। जब नीतीश कुमार अगर अपने करने पर आते हैं तो वो कहा जाए एक तरह से बड़े बेरहम और बेमुरव्वत भी हो जाते हैं। तो जिस तरीके से आरसीपी सिंह का पार्टी से निष्कासन हुआ, उनका घर ले लिया गया और उनको बिल्कुल ही एक तरीके से बुरे हालात में वो आ गए और देखा जाए कि उनकी स्थिति तो ये हुई कि ना घर के रहे ना घाट के, मतलब कुछ भी नहीं उनका हुआ। बीजेपी में गए जरूर लेकिन बीजेपी में से उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। तो ये चीजें तो चलती हैं और ये बहुत सारे राजनीतिक दलों के साथ चलती हैं और बीजेपी तो हमेशा इस ताक में रहती है कि हमें कौन से ऐसे नेता मिले जिनकी कोई कमजोर नस, कोई कमजोर कड़ी हमारे हाथ में आए और जिससे वो हमारे साथ शामिल हो। तो ये तो हर कोई जानते हैं कि अभी जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो भी पहले आरजेडी में थे, कोई हाँ पहले वो जी। बीजेपी में तो नहीं थे, वो आरजेडी छोड़ के बीजेपी में आए हैं। तो बीजेपी तो इस ताक में हमेशा रहती है। बीजेपी ने जो अपनी वहां पर जड़ें जमाई हैं, बहुत सारा किया, तो उसमें बहुत सारे आरजेडी और जेडीयू से नेताओं को उन्होंने लिया है, उनको कैप्चर किया है, उनको अपने में जोड़ा है। वो तो उनका लगातार एक एजेंडा चलता ही रहता है। और जब ऐसे होता है, देखिए जाहिर सी बात है, जब क्षेत्रीय दल की पार्टियां होती है, छोटी पार्टियां होती हैं, तो एम्बिशंस भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं। जब नहीं फुलफिल होते तो वो नेता दूसरे दलों के, पावरफुल दलों की तरफ झांकते ही हैं, देखते ही हैं। उनको लगता है कि यहाँ पर हमको कुछ पद मिलेगा, कुछ पावर मिलेगी, कुछ चीज ऐसी मिलेगी जो हमें यहाँ अभी नहीं मिल पा रही है, या हमारा अपमान कर दिया गया, या हमारे को हमारा चीजों को रखा नहीं गया, तो वो जाते ही हैं। और बीजेपी तो इसमें पूरी एक्सपर्ट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि ये बात अभी जो आपने कही तो मुझे इससे बात ध्यान में आई कि अभी अश्विनी चौबे जी ने तो ये बात भी जी। उठाई कि जो कमान है बीजेपी की वो आयातित नेताओं के हाथ में नहीं होनी हुँ, चाहिए। अब आयातित यानी कि जो बाहर से आए हैं उसके किसको कह रहे हैं वो? आप समझ ही गए होंगे, सम्राट चौधरी के बिल्कुल। लिए कह रहे हैं कि जो आरजेडी से यहाँ आए। यानी वो कह रहे हैं कि अब हमें वापस जो संघ के नेता हैं, जो शुरू से बीजेपी के साथ है, आरएसएस के जो लाइन से चलकर बीजेपी में पहुंचे हैं, उन लोगों को, उस पीढ़ी को, उन लोगों को सौंपनी चाहिए कमान राज्य में भी। तो उनका निशाना यहाँ पर सम्राट चौधरी पर भी था। और अश्विनी चौबे बहुत पुराने नेता हैं। अश्विनी चौबे का एक स्थान है और एक बहुत उनकी एक बात का श्रेय है और उनका कुछ बात का कहने का मतलब भी है। और अभी भी वो भी पार्टी में जिस तरीके साइड लाइन किए गए, उनको टिकट नहीं मिला तो काफी उनका दर्द भी झलका था, वो रोए भी थे। तो आज ये अगर उन्होंने ये बात कही है और बीजेपी का अगर हम कहा जाए कि बहुत पार्टी में अभी देखा जाए तो अभी ये जो लोकसभा चुनाव हुए, बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ है बीजेपी का। अगर स्ट्राइक रेट देखा जाए तो जो उनके सहयोगी दल है उनका अच्छा रहा है, चाहे जेडीयू की बात की जाए, चाहे रामविलास पासवान की, ये उनके बेटे की जो पार्टी है, इनकी उसकी बात की जाए, तो उनका स्ट्राइक रेट ज्यादा अच्छा रहा। और आप कहें कि सहयोगियों की वजह से उनको इतनी ज्यादा सीटें मिली। और हम पार्टी है, वो अपनी अपनी सीटें लाने में बहुत मजबूती से कामयाब रहे। स्ट्राइक रेट आप देखिएगा तो चिराग पासवान का 5 में से 5 सीटें उनको वो जीत गए। जेडीयू भी इतनी अच्छी सीटें जीती, तो उतना स्ट्राइक रेट तो बीजेपी का रहा नहीं। तो वो भी जानते हैं कि हमारे सहयोगियों से हमको जो उनका वोट शेयर भी मिलता है। अब जितने पासवान वोट हैं, जितने भी दलित वोट्स हैं, हम पार्टी और चिराग पासवान की इनकी पार्टी से उनको मिलता है। तो वो ये जान रहे हैं अभी के जो चुनाव हुए हैं कि
बीजेपी का और भी बुरा हाल होता अगर थोड़ी इंडिया गठबंधन की बिहार में गलती ना हो। इंडिया गठबंधन अगर और होशियारी से चुनाव लड़ता, जो उनकी थोड़ी बिल्कुल। कमियाँ रह गई, तो जैसे यूपी में इतनी ज़्यादा सीटें मिली इंडिया गठबंधन को, तो ऐसे बिहार में भी और ज़्यादा सीटें मिल सकती थी। थोड़ी तालमेल की यहाँ कमी रही, जिससे इतना ज़्यादा यहाँ पर रिज़ल्ट और बढ़िया नहीं हो पाया। अच्छा, तो इसमें ये एक बात मैं बीजेपी जो को इसमें एक बात जोड़ता हूँ, जैसे आपने कहा कि इंडिया गठबंधन की कुछ कमी आ रही है। अच्छा, ये क्या मतलब एक ऐसे कुछ उम्मीद नहीं थी कि इंडिया गठबंधन इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करने जा रहा है देश के अंदर? क्या ऐसी उम्मीद नहीं थी लोगों को? जिस तरह से जो बीजेपी से नाराज़ वोट था, उसको कैश करने में उतनी इसलिए सफलता नहीं मिल पाई उनको? ये भी कुछ कारण था क्या? नहीं, नहीं, मैं यहाँ मानूँगी यहाँ पे चीज़ में थोड़ी गलती आपसी तालमेल में और आरजेडी के थोड़े एक सोच की कमी में रह गई। आरजेडी जो एक क्षेत्रीय पार्टी की तरह ही इस चुनाव को लड़ती रही और वो ये नहीं समझ पाए कि ये एक राष्ट्रीय चुनाव है और इसमें हमें कांग्रेस को आगे करके या फिर हमें एक सहमति के साथ हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अगर हम राज्य में हमें ज़्यादा सीटें मिलती हैं राज्य के चुनावों में या उसमें हम होते हैं तो हम केंद्र के चुनावों में भी हम उतना बड़ा हिस्सा मांगे या चंक मांगे और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को भी हम उतना स्थान ना दें। आपने गौर किया होगा जितनी रैलीज प्रियंका गांधी की और राहुल गांधी की यूपी में हुई है, जितना तवज्जो वहां रहा उस हिसाब से तो कुछ भी 10% या 15% भी उन्होंने बिहार की तरफ ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस का कुछ ऐसा वो नहीं था। और जिस तरीके से पप्पू यादव का प्रकरण हुआ कि उन्होंने पूर्णिया की बिल्कुल, सीट मांगी थी, अगर उनको दे दी जाती तो कोई इतना बड़ी बात नहीं होती और पूर्णिया की सीट उनको दी जाती तो सुपौल की सीट भी मिल जाती क्योंकि उनका वहां भी प्रभाव था। तो ये जिद में ये 2-3 सीटों का नुकसान हुआ और इसमें कहीं न कहीं आरजेडी की कमी ज़्यादा नज़र आती है कि उनको लगता है कि जैसे राज्य में जब चुनाव होते हैं तो हमारा दबदबा ज़्यादा रहता है, तो अब जब केंद्र के चुनाव में भी आरजेडी को ही ज़्यादा वोटर्स वोट देंगे। पर यहाँ तो इंडिया गठबंधन के तरीके से उनको सोचना था कि जो परिपक्वता अखिलेश यादव ने दिखाई थी, वो यहाँ पर तेजस्वी यादव नहीं हाँ दिखा जी। पाए। वहाँ जो समझ में रहा था जिस तरीके से यूपी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और सपा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच और जिस तरह से मिलके उन्होंने चुनाव लड़ा और इतनी बड़ी कामयाबी, तो वैसा समन्वय यहाँ पर नहीं था। बहुत चीज़ें अलग-अलग तरीके से चल रही थी। आप ये देखेंगे कि कोई बहुत रैलियाँ यहाँ राहुल गांधी ने नहीं की या नहीं थी। कांग्रेस या उनके साथ समर्थकों का इतना जहाँ पर आरजेडी सोच रही थी कि हम अकेले-अकेले चल के ही बहुत बड़ा हम जीत हासिल कर लेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो ये 2025 का चुनाव नहीं था पर वो उसी अंदाज़ में लड़ रहे थे। ये 2024 का चुनाव था, केंद्र का चुनाव था और उनको यहाँ पे थोड़ा-सा एक बैकफुट रख के इंडिया अलायंस को ज़्यादा तवज्जो दे करके और थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता तो उस हिसाब से करके अगर वो करते तो और ज़्यादा सीटें ला सकते थे। जनता तो चाह ही रही थी चेंज लेकिन इसलिए तो वजह है कि बीजेपी की सीटें घटी है। उल्टा अलायंस को ज़्यादा सीटें मिली जो मैंने आपको बताया ना। बिल्कुल, कि बिल्कुल। चिराग पासवान और जेडीयू को ज़्यादा सीटें तो जी, जी। बीजेपी से तो नाखुश थे लोग थे ही। लेकिन जो अगर इंडिया अलायंस अपना और ज़्यादा तरीके से अच्छी रणनीति बनाकर और अच्छा तालमेल बिठा कर के, जैसा कि यूपी में किया था वैसा बिहार में भी करते तो निश्चित तौर पर बिहार में भी कम से कम 5-7 सीटें तो और आनी ही वो बढ़ आनी थी। जाता। तो ये बिल्कुल एक ठीक कहा उनकी आपने, कमजोरी बिल्कुल। रही हाँ, जिस वजह से नहीं हुआ। जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कहीं न कहीं आरजेडी और इंडिया गठबंधन के जो पार्टनर रहे हैं बिहार के अंदर, उनकी आपस की रणनीति कहीं न कहीं मिस्टेक रही है, जिससे कि जो सफलता और ज़्यादा मिलनी चाहिए थी, उसमें वह कामयाब नहीं हो पाए। अच्छा, इस पूरी जो एपिसोड को लेकर लोकसभा चुनाव जिस तरह से हुआ है और जैसा आपने इंडिया गठबंधन की बात कही, इसी पे हम आगे बढ़ते हैं कि इंडिया गठबंधन क्या इससे सबक लेगा? और आने वाले जो समय की राजनीति बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए उसमें और परिपक्वता के साथ में अपनी जो उनकी रणनीतियाँ हैं या जो उनकी कार्यशैली है, उसको ज़्यादा तरीके से उसे बेहतर करने की मतलब इसमें इच्छाशक्ति दिखाई देती है वहाँ की लीडरशिप के अंदर, बिहार की? देखिए, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस ने जितनी परिपक्वता दिखाई वो आरजेडी नहीं दिखा पाई। यानी कि अगर आप बात करें कि आपने आरजेडी ने कांग्रेस को भी कम सीटें दी, मैं तो ये कहूँगी और कांग्रेस का ज़्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट रहा। जितनी उनको सीटें दी गई थी उसमें वो ज़्यादा सीटों पर वो हासिल कर पाए बनस्पत की आरजेडी के। आरजेडी तो बहुत ही कम सीटों पर वो जितना उन्होंने लिया था, बड़े चंक पे कब्ज़ा किया था, नहीं जीत पाए। और इससे पहले अगर कहा जाए कि राज्य के चुनाव में भी बीजेपी जो है वो सॉरी जो कांग्रेस है वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करती हुई और परिपक्वता दिखाती हुई नज़र आई है। हमें ये भी मानना होगा कि हिंदी पट्टी के राज्यों में बिहार, एमपी और यूपी जैसे राज्यों में जो कांग्रेस का संगठन है वो बहुत कमज़ोर हुआ है पिछले के सालों में।
और अब उस संगठन को सबसे पहले मजबूत करने की ज़रूरत है, जो कि यूपी में थोड़ा अपने संगठन को अब दोबारा बनाती हुई नज़र आ रही है कांग्रेस। तो ऐसे ही कांग्रेस को यहाँ अगर अपनी चीज़ों को सही करना है, बिहार में भी अपने दम से लड़ना है, तो उनको यहाँ पहले अपने संगठन को जो एकदम ही जिसे कहा जाए कि बहुत ही जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, उसको अपने संगठन को चेंज करने की ज़रूरत है। उसमें नई युवा शक्ति को डालने की ज़रूरत है, उसमें अपने संगठन को बेहतर करने की ज़रूरत है और अभी जिस तरीके से चुनाव हुए, उससे लग रहा है कि थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाएगा। मुझे लग रहा है कि अभी कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व ध्यान उतना नहीं दे रहा है। अगर बिहार की तरफ भी ध्यान देगा उस तरीके से, उस अंदाज से, तो यहाँ पर भी थोड़े से अपने पार्टी के कैडर को मजबूत किया जाएगा, तो शायद और बेहतर यहाँ पर कर पाएँगे। हालाँकि जिस तरह से आपने बताया कि अब 2025 के चुनाव में यहाँ क्या होगा, हालाँकि जिस तरीके से सपा के साथ तो कांग्रेस ने कहा है कि वो अपना गठबंधन आगे भी जारी रखेंगे, चाहे वो राज्यों के चुनाव को लेके, लेकिन बिहार को लेकर के ऐसा अभी कुछ बहुत स्पष्ट तरीके से नहीं कहा गया है। अगर आप देखा जाए कि राज्य के भी जब पहले चुनाव हुए थे, तो उसमें ऐसी स्थिति हुई थी कि देखिए, बहुत सारे समीकरण बदलते रहते हैं। जब आरजेडी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके राज्य का पिछला चुनाव जब लड़ा था, तो उसमें कांग्रेस ने ज़्यादा सीटें ली थी, लेकिन कांग्रेस जीत नहीं पाई थी ज़्यादा सीटों में, आरजेडी जीती। तो ऐसा लगा था कि कांग्रेस ने अपने औकात से ज़्यादा सीटें ले ली और प्रदर्शन अच्छा हुआ नहीं, आरजेडी ही ज़्यादा सीटें रख लेती। तो राज्य में जब समीकरण होते हैं, तो ये बदल जाते हैं क्योंकि राज्य के चुनावों में और राज्य में जो कैडर आरजेडी का जितना मजबूत है, उस मुकाबले में कांग्रेस का कुछ नहीं है संगठन, उसी लिहाज से देखा जाए। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव थे, तो चूँकि ये केंद्रीय चुनाव थे और राहुल गांधी ने जिस तरह से यात्रा के बाद और प्रियंका गांधी ने और पूरे कांग्रेस ने जिस तरह से पूरा अपना ज़ोर लगाया था और पूरे देश भर में एक छवि जो चेंज हुई थी, पूरा एक जो कहा जाएगा कि एक एंटी इनकम्बेंसी बनी थी और जो संविधान की बात उन्होंने उठाई थी, तो ये सारी बातों को देखते हुए यहाँ पर इस तरह का प्रदर्शन हुआ जो केंद्र के चुनाव थे जो कि 2024 के चुनाव थे। लेकिन अब राज्य के चुनावों में 25 के चुनावों में क्या होगा? ज़ाहिर-सी बात है कि कैसा तालमेल बनेगा ये तो देखने की बात है। इसमें कांग्रेस कितना अपने आप को आगे और मजबूत कर पाती है। तो ये तो अब जब 25 के चुनाव से पहले की बात है, अभी तो कुछ ऐसा उन्होंने बहुत स्पष्ट होकर खुलकर कहा नहीं है कि हम आरजेडी के साथ ही मिलकर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लड़ भी सकते हैं साथ में क्योंकि देखिए कांग्रेस के पास तो अभी वहाँ ज़्यादा बिहार में कुछ ऑप्शंस नहीं है कि वो अपने अकेले या कुछ ऐसे लड़े तो उन्हें आरजेडी के साथ ही लड़ना पड़ेगा लेकिन कांग्रेस को भी वहाँ अपनी अलग एंटिटी बनानी है, ज़्यादा फिर से मजबूती पानी है तो अपने संगठन को उन्हें मजबूत करना। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक बात कही आपने और कार्यक्रम के अंत में आते हैं। जैसे हमने राहुल गांधी की बात की या भारत जोड़ो यात्रा की बात की। अगर हम देखें राहुल गांधी की जो 2 यात्राएँ हुई हैं, उसने जिस तरह से कांग्रेस को जो बढ़त दी है हिंदी भाषी क्षेत्रों में ख़ास तौर से जो बीजेपी के प्रभाव वाला क्षेत्र कहा जाता है, चाहे उत्तर प्रदेश है, मतलब कांग्रेस के अलायंस पार्टनर को जो बढ़त मिली है। इसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस की जो यात्रा रही राहुल गांधी की, उसका बड़ा योगदान है अपने अलायंस पार्टी की सफलता के अंदर भी। तो ये जो क्योंकि हिंदी बेल्ट में अगर बीजेपी को डेंट नहीं लगता तो पूरी बहुमत सरकार बना सकती थी अपनी दोबारा से तीसरी बार भी। तो वो बिहार में उनकी सीटें जैसे यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो सीटें कम हुई हैं, उसी का परिणाम है कि बीजेपी पूरे बहुमत वहाँ प्राप्त नहीं कर सकी। तो ये जो राहुल गांधी का जो इज़ाफ़ा हुआ उनकी इमेज के अंदर, जो उनकी पर्सनैलिटी में इज़ाफ़ा हुआ है और लोगों के बीच में जिनकी लोकप्रियता बढ़ी है राहुल गांधी की, क्या ये आने वाले समय में बिहार की राजनीति में भी चाहे राज्य के चुनाव हो उसमें बड़ा फ़र्क डालेगी? क्या लगता है आपको? जी, बिल्कुल फ़र्क डालेगी। कांग्रेस की जो अभी छवि और मज़बूती जिस तरह से इन चुनावों में नज़र आई है, वो बिल्कुल एक बहुत बड़ा चेंज नज़र आया है। आपको मैं बता दूँ कि जिस तरह से आपने यात्रा की भी बात की, तो इंडियन एक्सप्रेस में ही ये एक रिपोर्ट छपी थी कि राहुल गांधी ने जो उनका पूरा यात्रा का रूट था, जो दोनों यात्राएँ उन्होंने की थी, पहली यात्रा और दूसरी यात्रा, दोनों यात्राओं में जो उनका रूट रहा था, तो जिन जगह पे वो गए थे, तो ऐसी 41 सीटें थी, जो वो यात्रा के रूट पे थी, जिस पे कांग्रेस को जीत हासिल हुई। तो 99 में से अगर 41 सीटों में यात्रा वाले अगर रूट में हासिल होती है तो मान लीजिए कि यात्रा का कितना बड़ा प्रभाव था। तो ये प्रभाव ज़रूर हुआ है और जिस तरीके से पहले कहा जाता था कि लगातार जो बीजेपी है वो राहुल गांधी के एक पप्पू साबित करने का अभियान चलाती थी या पूरा एक उनकी ब्रांडिंग इस तरीके से की गई थी, पूरा एक नेगेटिव एक नैरेटिव उनके लिए फैलाया गया था, वो भी टूटा है। लोगों ने इस चीज़ को देखा है कि नहीं, वो एक जन नेता है, जिस तरह से उन्होंने यात्रा की, लोगों के साथ जुड़े, मतलब लोगों को लगा कि ये हमारे बीच का नेता है कि चाहे वो कभी किसी साइकिल मिस्त्री के पास जाके उनको मिलना, छात्रों से जाके मिलना, यूनिवर्सिटी में जाना, कुलियों के बीच चले जाना, मतलब कहीं भी वो स्वतः जिस तरीके से चले जाते थे, तो लोगों को लगा और यात्रा में जिस तरीके से वो
उनका खुद में भी परिपक्वता आई। उन्होंने क्या कहा यात्रा के बाद कि वो राहुल गांधी अब नहीं है, वो राहुल गांधी मर गया है, एक नए राहुल गांधी का जन्म हुआ है। तो उन्होंने खुद अपने लिए वो एक परिपक्वता भी हासिल की और देश के युवाओं ने, देश के लोगों ने उनके प्रति बिलीव बढ़ा। और पहले जैसे कि ये नैरेटिव फैलाया जाता था, ये तो युवराज हैं, अरे ये तो अभी चुनाव के बाद विदेश भाग जाएँगे, अभी ये हो जाएगा, ये तो सैर पे चले जाएँगे। तो लोगों ने देखा ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने पूरी ज़िम्मेदारियाँ उठाई और बहुत अच्छा किया कि जिस तरीके से ये आरोप लगाया जाता था कि वो ज़िम्मेदारियाँ नहीं लेते। आज वो लीडर ऑफ ऑपोज़िशन का उन्होंने स्वीकार किया पद और वो बने हैं, तो ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। 10 साल के बाद आपको संसद में कोई लीडर ऑफ ऑपोज़िशन मिला है, ये बहुत बड़ी बात है लोकतांत्रिक एक देश के लिए और संसदीय लोकतंत्र के लिए। 10 साल तक एक इतना बड़ा पद खाली था कि कांग्रेस के पास इतनी भी सीटें नहीं थी पिछले 2 चुनावों में कि वो अपना लीडर ऑफ ऑपोज़िशन भी बना पाते लोकसभा में। लेकिन आज ये कहा जाएगा कि बहुत बड़ी भूमिका है राहुल गांधी की उन यात्राओं की जो कांग्रेस 99 और 100 सीटों को ला पाई और लीडर ऑफ ऑपोज़िशन वो बने और उन्होंने दिखाया और बनते ही जिस तरह से उन्होंने जनता के मुद्दों को सामने रखा, उन्होंने सबसे पहली बात क्या की, नीच की बात की कि और कितनी परिपक्वता दिखाई जिस तरह से देखा कि उन्होंने जब स्पीकर भी बने तो किस तरह से उन्होंने कहा कि हम इस सदन को मिलजुल कर चलाएं, पूरी परिपक्वता का उन्होंने परिचय दिया और उन्होंने ये कहा कि कोशिश होनी चाहिए दोनों पक्षों से यानी सरकार की तरफ से भी और ऑपोजिशन की तरफ से भी कि नीट के छात्रों के लिए उनको विश्वास दिलाया जाए कि दोनों मिलकर सरकार और ऑपोजिशन मिलकर उनकी समस्या के समाधान की कोशिश कर रही है, नीट के छात्रों से वो मिले। तो आज उनका ये विश्वास जनता के अंदर बढ़ा है, जनता ने उन्हें एक परिपक्व नेता के रूप में वो जगह दी है, पहचान दी है। आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में भी एक बड़ा जो चंक है उनके पीछे जुड़ा हुआ है और जिस तरीके से मैं कहूँगी इसमें भी मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि जो 2 लड़कों की जोड़ी जो ये बनी है यूपी में, चाहे अखिलेश यादव भी जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा है और लोकसभा के अंदर भी जिस तरह से तालमेल भी देखा जा रहा है और एक इतनी बड़ी संख्या बढ़ना तो एक जिसे कहना चाहिए एक पॉजिटिव असर तो है ही विपक्ष के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ी है तो उनको एक बोली एक आवाज भी मिल गई है तो अब जो पहले बीजेपी जिस तरह से कैसे भी बिल पास करा लेते थे बिल्कुल विपक्ष को नहीं पूछा जाता था तो वो चीजें तो अब नहीं हो पाएंगी और आप ये बात मानिए ना कि अगर उनको 240 दिया है तो ये विपक्ष को भी कुल मिला के साथ में 236 सीटें दी है जनता ने तो एक इतना बड़ा चंक जो है जनता का वो इनके साथ खड़ा हुआ है तो ये तो आपको मानना ही पड़ेगा संसदीय लोकतंत्र में बिल्कुल। कि राहुल गांधी ने अपना कद भी ऊंचा किया है जनता के अंदर विश्वास भी बनाया है और एक जिसे कहना चाहिए जन सामान्य के नेता के रूप में अपनी छवि उन्होंने बताई है अब जिस तरह से हम देखते हैं कि वो दिल्ली में मेट्रो में भी चले जाते हैं लोगों को गले लगा लेते हैं लोगों से बातें करते हैं उनकी समस्याओं को सुनते हैं किसी से भी मिल लेते हैं मतलब उनका वो कोई वीआईपी वाला कल्चर उस तरह का नजर नहीं आता तो लोगों को बिल्कुल। लगता है कि एक्सेसिबल है ये ऐसा नेता है जो हमारी बातों को सुन सकता है समझ सकता है आगे ले जा सकता है तो उन्होंने अपनी वो युवराज की छवि छोड़ी उन्होंने बिल्कुल सही कहा वो छवि को तोड़ते हुए कि मैं वो राहुल गांधी नहीं हूँ वो पुराना राहुल गांधी नहीं हूँ और लोग अब बिलीव करने लगे हैं इन चीज को मानने लगे हैं अब तो वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है तो इसका असर तो अब दिखेगा ही अभी महाराष्ट्र में भी चुनाव होने आप देखिए उसका बहुत असर वहां पर दिखना चाहिए अभी से ही वहां पे बेचैनी नजर आ रही है और जिस तरह से जो उन्होंने अपना कांग्रेस बहुत ही मैं तो कहूंगी कि अच्छे तरीके से कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र तैयार किया था जो पूरा अपना न्याय पत्र उन्होंने जो बनाया था जिस तरह से सारी चीजें थी धनलक्ष्मी योजना और ये सब महिलाओं के लिए और सारी चीजें जो उनकी योजनाओं में थी वो बहुत अच्छे उनके आइडियाज थे और अभी देखिए कि अभी अभी जिस तरह से महाराष्ट्र में जो अभी सरकार है जिस तरह से शिंदे सरकार को जो इतनी मुंह की खानी पड़ी और इतना बुरा प्रदर्शन हुआ अभी अभी उन्होंने अपने बजट में अपने लिए वही लाडली बहना योजना शुरू की है जिसमें 1500 रुपए महिलाओं को देने की बात की है योजना कहाँ से आ रही है तो राजीव जो राहुल गांधी जी ने राहुल गांधी ने जो कांग्रेस के जो घोषणा पत्र बनाए उनके सारी टीम ने जो जिस तरीके से चीजों को लाए तो कई तरह से वो समझ में आ रहा है कि जनता की नब्ज कहाँ है उन्हें क्या चाहिए ये एक बहुत बड़ी चीज थी आप देखते हैं कि कौन कितने बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ी होंगी जो उन्होंने कहा कि एकदम हम लखपति बना देंगे इतनी महिलाओं को कि उनके पास उनके साथ ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी तो ये बहुत बड़ी एक आर्थिक रेवोल्यूशन हो सकता था और अब ये समझ रही है बीजेपी भी और दूसरे सत्तारूढ़ दल भी कि हमको भी इस लाइन पे चलना होगा तो ये आज ऐसी घोषणाएं हो रही है तो आप इस बात को समझिए कि कांग्रेस ने ये अपनी नीतियों से ये केवल हवा हवाई बातें नहीं है
उन्होंने अपने घोषणा पत्र में इसको उतारा, अपनी बातों में इनको उतारा और अब वो जहाँ पर उनके राज्य हैं, जहाँ पर उनकी सरकारें चल रही है, चाहे राजस्थान में वो इस योजनाओं को लाए हों या जहाँ पर भी उनकी सरकारें चल रही हैं, उन्होंने कहा कि हम इन योजनाओं को लाएँगे जैसे हमारी सरकारें बनती हैं और वो ला भी रहे हैं। तो लोगों का विश्वास तो एक बड़ा है और ज़ाहिर-सी बात है कि कद भी थोड़ा-सा बड़ा है। हालाँकि अभी भी कांग्रेस बहुत पीछे है और अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए था। जिस जिस तरह से वो जो उन्होंने प्रयास किया था या पूरी एक देश में जो चीज़ें चल रही थी कि बीजेपी के प्रति लोगों का जो कहा जाए कि उनका एक नाराज़गी थी, चाहे अग्निवीर को लेकर हो, रोज़गार के मुद्दे को लेकर हो, महँगाई के मुद्दे को लेकर हो और सबसे बड़ी बात जो उनका इतना बड़ा जो एजेंडा था, राम मंदिर का, वो पूरे देश में कहीं नहीं चला। जो अयोध्या है, वहाँ भी नहीं चला। यानी कि उन्होंने सोचा राम मंदिर का उद्घाटन इतने आनन-फानन में किया, अधबने मंदिर में किया, जो शंकराचार्यों ने सबने विरोध किया कि सही समय नहीं है, ये नहीं है, फिर भी किया, किस लिए वोट बैंक के लिए किया, तो राम मंदिर का उनको तो कोई वोट बैंक का कोई फ़ायदा नहीं मिला। उनको जहाँ वो जीते भी हैं, तो वो अपने दूसरे मुद्दों से जीते हैं, कहीं भी राम मंदिर का उनका ये चीज़ नहीं चली। तो ये बातें भी बीजेपी के भी समझने के लिए है और कांग्रेस के भी समझने के लिए है कि जनता आखिर क्या चाह रही है। जनता को आज रोजगार चाहिए, जो छात्र हैं उनको पेपर लीक नहीं चाहिए, उनको अपने सही मौके चाहिए, शिक्षा का अधिकार चाहिए, शिक्षा के मौके चाहिए, रोजगार चाहिए, आगे बढ़ने की चीजें चाहिए, उन्हें भ्रष्टाचार नहीं चाहिए। तो ये 2 चीजें दोनों के ये जनादेश जो जनता ने दिया बहुत अच्छा दिया मैं तो कहूँगी, कि बीजेपी को भी लगाम थमा दी, बता दिया कि नहीं आप अपने मन से जो मर्जी चाहे नहीं कर सकते हैं। आपने पे भी अंकुश लगाइए और जनता की तरफ देखिए। और कांग्रेस को भी कहा कि अभी आपको और भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है, विपक्षी दलों को भी कहा कि आपको भी अभी और भी बहुत कुछ करना है। तो ये एक अच्छा संदेश है। लोग कहेंगे कि कोalition की सरकारें कमज़ोर होती हैं। मैं कहूँगी वैसे चाहे कमज़ोर हो लेकिन वो जनता के लिए वो सरकारें बड़ी मज़बूत होती हैं। क्योंकि उन्हें किसी न किसी दबाव में जनता के हित में फ़ायदा करना ही पड़ता है। कांशीराम ने बहुत पहले कहा था कि हमें केंद्र में कभी भी मजबूत सरकार नहीं चाहिए, हमें मजबूर सरकार चाहिए। मजबूर सरकार। ताकि वो दलित, वंचितों, पीड़ितों, आदिवासियों, महिलाओं, इनकी आवाज़ जब तक पहुँचे तो उनके लिए उनको कुछ करना पड़े क्योंकि जो ये तभी होगा कि जब ये दबाव, ये प्रेशर ग्रुप्स बने रहेंगे और ये प्रेशर ग्रुप्स कैसे काम करते हैं, यही क्षेत्रीय दल, यही छोटे-छोटे दल आज बीजेपी को एक सिंगल एक जिसे कहा जाए कि निर्दलीय का भी साथ लेने के लिए उसको भी खुश करने की कोशिश करनी होगी। आज हम पार्टी का क्या है? एक उम्मीदवार है, लेकिन जीतन राम मांझी को मंत्री उन्होंने बनाना पड़ा है। मंत्री बनाना पड़ा। तो वो कहीं न बिल्कुल। कहीं अपने जिस तबके से आते हैं, जिस मुसहर जाति से वो आते हैं, उसका कहीं न कहीं तो बात उठाएँगे ना। या चिराग पासवान जिस पासवान जाति से आते हैं, कहीं न कहीं उन मुद्दों को वो उठाएँगे। तो यही बात होती है कोalition की गवर्नमेंट में दिखने में भले कमज़ोर लगे, भले बड़े-बड़े फैसले ना हो पाएँ, लेकिन जो सही में देश की जनता की आवाज़, उनकी समस्याएँ, जो पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित ये तबके हैं, उनकी कुछ न कुछ चीज़ों का वहाँ प्रेशर ज़रूर क्रिएट होगा। तो मेरा तो मानना है कि बहुत समय से हमारे देश ने कोalition का दौर नहीं देखा था। कोalition में भी बहुत अच्छी सरकारें चली हैं। वाजपेयी जी ने बहुत अच्छी सरकार चलाई है कोalition में और भी यूपीए की भी कोalition में सरकारें चली है, तो देश के हित के लिए क्या काम नहीं हुए हैं? हुए हैं। क्या अगर वो सरकारें इतनी नंबर को लेकर मजबूत नहीं थी, तो क्या कोई काम नहीं कर पाई? हमारे जो परमाणु टेस्ट भी किए, तो वाजपेयी जी ने हमारी कोalition की सरकारों में किए ना। हमारे देश को इतना आगे पहुँचाया, वो सारी चीज़ें हैं, तो मेरा मानना है कि लोकतंत्र के लिए तो कोalition की अभी जो सरकार है ना एक तो मैं तो कहूँगी तो बहुत अच्छा एक तो वरदान ही है ये सारे जो सेक्टर्स है या ये सारे जी, बिल्कुल। जो वर्ग है उन लोग जी। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने कि कोalition गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि नुकसान है, कहीं सब देश के लिए बड़ा कहीं न कहीं फ़ायदे का सौदा भी है, लोगों के लिए, लोगों के मुद्दे लगातार वहाँ पे मजबूती से उठाए जाते हैं। और जिससे कहा कि आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार की आपने बात कही या मनमोहन सिंह की भी बात करें, जिसमें 10 साल सरकार रही, वो कोalition गवर्नमेंट थी। और अनेक ऐसे कार्य हुए, चाहे वो भोजन का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है या जो इकोनॉमिक रिफ़ॉर्म्स हैं। नरसिम्हा राव जी गवर्नमेंट भी कोalition गवर्नमेंट थी और जो आर्थिक सुधार के वहाँ जो कार्य हुए, वह आज देश के लिए फ़ायदे के सौदे भी साबित हो रहे हैं। तो लगातार ऐसा नहीं कि जो कोalition गवर्नमेंट में हमेशा बहुत सारे ऐसे कार्य हुए जिसने देश को तमाम उपलब्धियों से जोड़ा भी है। तो इन्हीं शब्दों से आधारित चर्चा को विराम भी देते हैं और जिस तरह से आपने पूरे बिहार की राजनीति और देश की राजनीति को दोनों का खाका खींचा है, दोनों विश्लेषण किया है, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा ज़रूर पसंद आएगी और मैं आपका भी बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों के लिए अपना समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
बहुत-बहुत धन्यवाद।